नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार की मासिक समीक्षा के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं जुलाई 2025 के महीने में भारतीय शेयर बाजार के प्रदर्शन पर अपना विश्लेषण साझा करने जा रहा हूँ। मैं इन 7 बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी साझा करूँगा। महीने की प्रमुख सुर्खियाँ, प्रमुख बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन, सेक्टरों का प्रदर्शन, आईपीओ और अन्य बाजार गतिविधियाँ, सोना, चांदी, मुद्रा और तेल की कीमतें, शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष। तो आइए इनमें से प्रत्येक बिंदु को कुछ विस्तार में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं महीने की प्रमुख सुर्खियां। भारतीय बाजार से शुरू करते हैं। तो पहली, एनएससी ट्रेडिंग खाते 23 करोड़ के पार हो गए हैं, जो खुदरा भागीदारी में मजबूती का संकेत देते हैं। तो ये पहली बार हुआ है जब 23 करोड़ से पार हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे कंपनियों के, मिली-जुली Q1 FY26 आय का मौसम जारी है। क्षेत्रीय प्रदर्शन पर पड़ रहा है असर, तो इसका असर जो है वो सेक्टरल परफॉर्मेंस पे है। आगे के एक ग्राफ में अपन वो भी देखेंगे कि जुलाई के महीने में सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तीसरा, कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता जारी है। उद्योगों के लिए इनपुट लागत पर असर पड़ रहा है। अधिकतर कमोडिटीज़ का जो प्राइस है, वो बहुत ऊपर-नीचे हुआ है जुलाई के महीने में, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है उद्योगों को, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कब ये खरीदने में फ़ायदा है, कब नुकसान है। चौथा है व्यापार तनाव और एफआईआई के बहिर्प्रवाह। बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा। वो भी अपन आगे देखेंगे कितना कमज़ोर हो गया है। और पाँचवाँ है कि जुलाई में एफआईआई की बिकवाली तेज़ हुई है, जिससे भारी आउटफ्लो हुआ है। तो पिछले 2-3 महीने से इक्विटी सेगमेंट में कम से कम एफआईआई जो है वो नेट बायर थे, लेकिन जुलाई में नेट सेलर हो गए। इसका मतलब कि उन्होंने जितना सामान खरीदा है, जितना माल खरीदा है, उससे ज़्यादा बेचा है इक्विटी सेगमेंट में। तो वो भी देखेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कुछ खबरें देखें, तो पहली है भारतीय बाज़ार जहाँ पे बुरी तरह गिरा जुलाई में। अमरीकी बाज़ार आप देखें तो वो अमरीकी शेयरों की रिकॉर्ड तोड़ दौड़ जो है वो जारी है। एस&पी 500 और नास्डैक ने नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है, और ये एक बार नहीं छुआ, लगातार दिनों से अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन नए उच्च स्तर बनाते चले जा रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरों को स्थिर रखा है, जिससे कि सितंबर में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं। काफ़ी समय से ये बात चल रही है, और इसको लेके वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में और जो फेड का चेयरमैन है पावेल, जेमी पावेल, उसमें काफ़ी खींचतान चल रही है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि कम हो जाए, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है कम। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% का टैरिफ और जुर्माना लगाया है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत से जितनी भी चीज़ें इम्पोर्ट करता है अमेरिका, उसे 25% का जुर्माना लगा दिया 1 अगस्त, आज से ही मतलब। और उसके अलावा पेनल्टी अलग लगाई है, जो रशिया से भारत सामान इम्पोर्ट करता है या तेल इम्पोर्ट करता है उस पे। और वो कितनी लगेगी पेनल्टी वो नहीं बताया। तो वो एक और अस्थिरता जो है का एक पॉइंट हो गया है। चीन का Q2 जीडीपी उम्मीदों से बेहतर रहा। Q2 क्यों है? क्योंकि वहाँ पे दिसंबर में महीना खत्म होता है, तो जनवरी से मार्च उनका Q1 कहलाता है। अपना Q4 कहलाता है, उनका Q1 कहलाता है। और इसी तरीके से अप्रैल, मई, जून उनका Q2 कहलाता है, अपने यहाँ वो Q1 कहलाता है। चीन का Q2 जीडीपी उम्मीदों से बेहतर रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की धारणा को बढ़ावा मिला है। ठीक। और पाँचवाँ है व्यापार समझौते और मिश्रित आर्थिक संकेतों के बीच यूरोपीय बाजारों में मामूली सी बढ़त देखी गई है जुलाई के महीने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो ग्राफ देखते हैं कि भारत ने कैसा परफ़ॉर्म किया, भारतीय बाज़ार ने। तो ये ग्राफ भारत के 5 प्रमुख जो ब्रॉडर इंडाइसेस कहलाते हैं, वो उनका ग्राफ है ये। कौन-कौन से हैं वो? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500। ठीक है? इन सब का परफ़ॉर्मेंस आप देखें, निफ्टी 50 का -2.77, निफ्टी नेक्स्ट 50 का -2.61, निफ्टी मिड कैप 100 का -3.82, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का -3.57 और निफ्टी 500 का -2.83। तो आप देखिए पूरा बाजार जो है
उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ भी हो, पूरे बाजार ने नेगेटिव रिटर्न दिया है जुलाई के महीने में। तो काफ़ी खराब महीना रहा भारतीय शेयर बाजार के लिए जुलाई का। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्टर्स को देखते हैं कि सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये ग्राफ दिखाता है सेक्टर्स, और आप ग्राफ की शक्ल देखते ही पहचान जाएंगे सारे की सारे सेक्टर्स लाल हैं, केवल दो को छोड़ के, फार्मा और एफएमसीजी। ये दो सेक्टर ऐसे रहे, फार्मा ने 3.63% का रिटर्न दिया और एफएमसीजी ने 1.76% का। ये दो ऐसे रहे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। बाकी सब की सब सेक्टर ने जुलाई के महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा डिफेंस का, -12.32, फिर आईटी -9.07, फिर कैपिटल मार्केट -8.12, फिर रियल्टी 7.34, -7.34, मीडिया -7.25। तो आप देखो हर मतलब बर्बाद हो गया मार्केट उस तरीके से देखा जाए तो। सारे की सारे सेक्टर्स ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाया जुलाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आईपीओ और अन्य बाजार गतिविधियां देखते हैं। तो क्या रहा आईपीओ में? आईपीओ में मेन बोर्ड जो है सब्सक्रिप्शन 14 के लिए ओपन हुआ, लिस्टिंग 13 आईपीओ की हुई मेन बोर्ड में। एसएमए की अगर बात करें तो 24 के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ और 31 की लिस्टिंग हुई। ठीक है, ओएफएस की बात करें, ओएफएस इंडो सोलर लिमिटेड का जून में भी ओएफएस आया था, जुलाई में फिर आ गया था। तो 2 महीने में 2 बार इनका ओएफएस आ गया इंडो सोलर लिमिटेड का। फिर दूसरा ओएफएस आया ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्री लिमिटेड का। ये बिल्कुल इंडो सोलर के उस कदमों पे चल रहे हैं, सेम इनका भी वही स्थिति रही तो इनका ही आया। ठीक है, फिर देखते हैं सेबी की कार्रवाइयाँ। सेबी ने जो है 4 महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ करी, बहुत सारी करी लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ जो जुलाई में करी वो क्या थी? पहली थी भ्रामक स्टॉक टिप्स और फ्रंट रनिंग पर कार्रवाई करी। ये जी बिज़नेस न्यूज़ चैनल जो आता है उसका मामला है। सेबी ने 28 जुलाई को जी बिज़नेस पर अतिथि विशेषज्ञों से जुड़े 13 संस्थाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इन विशेषज्ञों पर कथित तौर पर प्रसारण से पहले जुड़े हुए व्यापारियों के साथ निजी तौर पर स्टॉक सिफारिशें साझा करने का आरोप था, जिसे फ्रंट रनिंग के माध्यम से 7 करोड़ रुपए का गलत लाभ हुआ, 7 करोड़ 41 लाख रुपए का। सेबी ने 10 संस्थाओं के बाद साथ समझौता किया है और 4 व्यक्तियों को बाजार तक पहुंचने से रोक दिया है, जिससे धोखाधड़ी वाली व्यापार प्रथाओं और बाजार हेरफेर के खिलाफ सख्त नियमों को मजबूत किया गया, खासकर वित्तीय प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रतिभूति बाजार में सार्वजनिक संचार के संबंध में। दूसरा, खुदरा सुरक्षा के लिए एल्गो ट्रेडिंग की समय सीमा का विस्तार। इसमें क्या है, सेबी ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए नए सुरक्षा उपायों को लागू करने की दलालों की समय सीमा को 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। 31 जुलाई को घोषित इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा बढ़ाना, पारदर्शिता बढ़ाना और एल्गो संचालित ऑर्डरों में प्रणालीगत जोखिम को कम करना है, जिसमें एल्गो टैगिंग, तीसरे पक्ष के एल्गोरिथम के लिए ब्रोकर स्तर की मंजूरी, कड़े प्री ट्रेड जोखिम जांच और मजबूत ऑडिट ट्रेल्स को अनिवार्य करना शामिल है। ठीक है, तीसरा जो सेबी ने काम किया है वो एसआईएफ विशेषीकृत निवेश फंड के तहत न्यूनतम निवेश सीमा की निगरानी के लिए तंत्र बनाना है। 29 जुलाई को सेबी ने एसआईएफ के तहत 10 लाख रुपए की न्यूनतम निवेश सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र निर्धारित किया। इसमें उन निवेशकों की इकाइयों को फ्रीज करना शामिल है जो सक्रिय रूप से सीमा का उल्लंघन करते हैं, और निवेश को पुनर्संतुलित करने के लिए 30 दिनों के नोटिस की अवधि भी शामिल की है, जिसके बाद इकाइयों को स्वचालित रूप से भुनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए परिष्कृत निवेशकों को लचीले अवसर प्रदान करना है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी तक कोई एसआईएफ लॉन्च हुआ नहीं है इंडियन मार्केट में। 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच की चीज़ है। लेकिन अभी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हो रहे हैं। ठीक है? चौथा जो बड़ा काम सेबी ने किया वो क्या किया? एनआरआई डेरिवेटिव ट्रेडिंग नियमों में ढील दी है। गैर निवासी भारतीय यानी कि एनआरआईज़ के लिए बाजार पहुंच और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सेबी ने 29 जुलाई को एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में एनआरआईज़ के व्यापार के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों को समाप्त कर दिया है।
पहले एनआरआईज़ को क्लियरिंग सदस्यों को सूचित करना और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट कोड प्राप्त करना आवश्यक था, जिससे परिचालन चुनौतियां पैदा होती थीं। इस सुधार का उद्देश्य अधिक एनआरआई भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो एनआरआईज़ का पैसा भी भारतीय बाजारों में लाने का एक तरीका सेबी ने किया है। तो ये 4 बड़ी कार्रवाइयाँ सेबी ने जुलाई में करी। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रही वो क्या रही? एफआईआईज़ जैसा मैंने आपको बताया था, नेट सेलर यानी उन्होंने माल बेचा है जुलाई के महीने में 18 करोड़ 500 18,000 सॉरी 18,570 करोड़ का माल इक्विटी सेगमेंट से उन्होंने बेचा है जुलाई में। और डीआईआईज़ ने 44,328 करोड़ का माल उठाया है बाजार से। अगर एसआईपी की बात करें म्यूचुअल फंड के एसआईपी की, तो 27,269 करोड़, ये एक रिकॉर्ड है। इतने म्यूचुअल फंड की एसआईपी हुई हैं। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का जो जुलाई के ख़त्म होने पे कीमत थी बिटकॉइन की वो थी 1 करोड़ 1,30,942 रुपए एक बिटकॉइन की कीमत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोना, चांदी और मुद्रा और तेल की कीमतों के बारे में देखते हैं क्या रहा। सबसे पहले सोने की बात करें तो इसमें एकत्रीकरण देखा गया और ये करीब 1 करोड़ और के आसपास मतलब सॉरी 1 लाख के आसपास 10 ग्राम के लिए आसपास बंद हुआ ये। ये उच्चतम इसे 23 जुलाई को इसका भाव पहुंचा था जब 1,02,400 रुपए के आसपास था ये और न्यूनतम 98,000 तक पहुंचा था। चांदी की बात करें तो तेजी का रुख दर्शाया चांदी ने 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ ये। उच्चतम ये 23 जुलाई को पहुंचा था 1,19,000 रुपए और न्यूनतम 1,09,000 में पहुंचा था। मुद्रा की बात करें मतलब अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए की, तो उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपए है वो 87.65 पे बंद हुआ। 31 जुलाई को उच्चतम था 27.70, न्यूनतम 4 जुलाई को था 85 रुपए। अगर तेल की बात करें तो तेल में तेजी देखी गई। ब्रेंट जो है वो उच्चतम $72.83 प्रति बैरल पहुंचा और न्यूनतम 66.34। डब्ल्यूटीआई की बात करें तो उच्चतम $70.51 प्रति बैरल और न्यूनतम 65। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष 10 जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थे उनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। केवल 2 देश ऐसे रहे 10 में से जिनने जो है नुकसान दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया जुलाई महीने में, इंडिया ने और ब्राज़ील ने। और जिन देशों ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया वो थे इंग्लैंड मतलब यूके, चाइना, इटली और फिर चौथे नंबर पे अमेरिका। तो अगर आप देखो ये विकासशील देश हैं भारत और ब्राज़ील, उनकी वाट लग गई। और जो विकसित देश है या फिर चाइना विकासशील है लेकिन मैं चाइना को विकासशील नहीं मानता। चाइना तो विकसित से भी ऊपर है, मतलब अमेरिका और चाइना अब नंबर 1 के लिए लड़ रहे हैं दोनों। तो बाकी सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा फिर भी। तो एक चिंता का विषय है मेरे ख्याल से तो ये, लेकिन ठीक है, देखते हैं समय के साथ देखते हैं क्या होता है आगे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली। अब ये देखते हैं कि भविष्य की संभावनाएँ क्या है, मतलब आने वाले महीने यानी कि अब इस अगस्त में क्या संभावनाएँ हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं जितने अपन ने बात करी उसका। तो अगर सबसे पहले भविष्य की संभावनाओं की बात करें, तो अगस्त में देखने योग्य 6 प्रमुख कारक और रुझान हैं, जिसमें से पहला है अमेरिका-भारत व्यापार तनाव और टैरिफ। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1 अगस्त से प्रभावी है, जिससे भारतीय आयातों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% का टैरिफ लागू हो गया है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के रूस से ऊर्जा और सैन्य आयात से संबंधित एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी का भी लगाई है। मतलब अभी वो पता नहीं कितनी लगाएँगे, लेकिन एक जुर्माने की पहले उसने बता दिया है अमेरिका ने कि लगाया जाएगा, जो अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। दूसरा है भारतीय रिज़र्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी की बैठक। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त तक निर्धारित है। हालाँकि मुद्रास्फीति में काफ़ी कमी आई है। जून में सीपीआई 2.1% था और आरबीआई ने इस साल रेपो दर में पहले से ही 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। केंद्रीय बैंक अगस्त में आगे दर कटौती रोकने का विकल्प चुन सकता है। तीसरा है मुद्रास्फीति डेटा, भारत और अमेरिका दोनों का। भारत और अमेरिका दोनों के जुलाई का मुद्रास्फीति के आंकड़े 12 अगस्त को जारी होने वाले हैं। जहां भारत की मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख रहा है, वहीं
कोई भी अप्रत्याशित वृद्धि आरबीआई के भविष्य के नीतिगत निर्णयों और बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती है। ठीक है? वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान विशेष रूप से अमेरिका में भारत जैसे उभरते बाजारों के प्रति विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई की धारणा को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए ये भी। ठीक है? अगला क्या है? चौथा, मॉनसून का प्रदर्शन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगस्त और सितंबर के लिए सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाया, मतलब 106%, 100% की जगह 106%, जो खरीफ फसल के मौसम के लिए महत्वपूर्ण है। एक मजबूत मानसून कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय के लिए सकारात्मक है और खाद्य कीमतों को स्थिर करने में मदद कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा। पांचवा जो है वो है कॉर्पोरेट आय और क्षेत्रीय प्रबंधन। कई कंपनियां अगस्त में अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने वाली हैं अभी। कुल मिलाकर Q1 राजस्व वृद्धि धीमी रही है अभी तक, जितने रिजल्ट हैं उसके हिसाब से 4 से 6% के आसपास रही है। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार सेवाएं, संगठित खुदरा, एल्यूमीनियम और एयरलाइंस जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है अभी। निवेशक कॉर्पोरेट स्वास्थ्य और भविष्य के दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि के लिए इन परिणामों पर बारीकी से नजर रखेंगे, है ना? और छठा जो है वो है वैश्विक बाजार रुझान और एफआईआई का प्रभाव। वैश्विक आर्थिक मंदी की चिंताएं जो हैं वो विशेष रूप से अमेरिका में बाजार की धारणा पर दबाव डालना जारी रख सकती हैं। एफआईआई हाल ही के दिनों में शुद्ध विक्रेता रहे हैं, उनके निवेश पैटर्न पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण आउटफ्लो भारतीय बाजार पर दबाव डाल सकता है। तो संक्षेप में, अगस्त एक अस्थिर महीना रहने की उम्मीद है, जो नए अमेरिकी टैरिफ, आरबीआई की मौद्रिक नीतिगत रुख, मुद्रास्फीति का डेटा और मानसून की प्रगति से प्रभावित होगा। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और इन व्यापक आर्थिक तथा भू राजनीतिक विकासों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ठीक है? अब इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो अंत में निष्कर्ष के तौर पर जुलाई 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए एक चुनौतीपूर्ण महीना था, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स जैसे प्रमुख सूचकांकों में लगभग 3% की गिरावट आई। यह गिरावट मुख्य रूप से एफआईआई की महत्वपूर्ण बिकवाली, भारतीय आयात पर नए अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं और सामान्य तिमाही परिणामों के कारण रही। इसके बावजूद कि डीआईआईज़ ने मजबूत खरीदारी का समर्थन मिला। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।